आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे जहां पर हम कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आरओ या आरओ हो या फिर यूपी पीसीएस हो। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्ट्स देखने में थोड़े टफ भी लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इनको समझने में दिक्कत होती है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इन सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को हम कवर करें और साथ ही साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। और उस सेगमेंट में, उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ फ्रॉम लोअर टू हायर रेंज तक हम पूरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। ठीक है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि चीज़ों को बहुत ही इजी वे में आप तक डिलीवर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब यूपी पीसीएस का पैटर्न रहा है, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने स्टेटमेंट के पूछे हुए हैं। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अब वो रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा कि कुछ चीज़ों को आपने रट लिया, उससे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएं। तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो इस बार का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, उसमें आपने जब क्वेश्चंस देखे थे स्टेटमेंट वाइज, तो ज्योग्राफी का सेक्शन में आपने देखे होंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट्स थे। अगर आपने ज्योग्राफी की किताब को बारीकी से पढ़ा और समझा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी स्टेटमेंट्स थे वो। ठीक है, कुछ भी इधर उधर से नहीं था। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यही प्रयास रहेगा कि हम इन सेगमेंट्स के माध्यम से चीज़ों को बहुत ईज़िली चीज़ों को समझा पाएँ आप तक, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम हर चैप्टर से पहले उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें फोकस करना है, जिनको हमें पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम एक लेक्चर में पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे हम उन्हीं उन्हीं को टारगेट करते हुए आगे की आपको चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता भी रहेगा कि इस चैप्टर पे क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इसी पे बेस्ड है। हम जब अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करेंगे तो किन किन चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा, वो आज के लेक्चर्स में हम देख लेते हैं। एक बेसिक इंडेक्स बना लेते हैं, उसके बाद कल से हम सारी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप रहा है। ठीक है, हमारी जो प्रणाली थी वो ग्रामीण क्षेत्रीय प्रणाली थी और वहाँ पर कृषिगत अर्थव्यवस्थाएं थी। उसका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी अर्थव्यवस्था पर, उन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व स्थितियों की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व स्थितियों की चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा ब्रिटिश काल। ठीक है, तो ब्रिटिश काल की नीतियों की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम तीन चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपने भी पढ़ी होंगी ये सारी चीज़ें कि जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने कृषिगत कुछ नीतियां डेवलप करी और उसने लागू किया, और उन नीतियों का क्या प्रभाव रहा, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि हमारा हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें किन क्षेत्रों पर लागू की गई, किसने लागू करी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश काल में जो विदेशी व्यापार था उसका क्या प्रभाव रहा। ठीक है, साथ ही साथ जननांकीय परिस्थितियां क्या थी, जननांकीय परिस्थितियां क्या थीं।
ठीक है। फिर व्यावसायिक संरचनाएं क्या थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक संरचना क्या थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम स्वतंत्रता पूर्व स्थितियों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। दूसरा हम देखने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो इन दोनों की डेफिनेशंस, इन दोनों में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं, आर्थिक विकास किसे कहते हैं, और आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास से किस प्रकार से भिन्न है। इसके बाद हम आर्थिक विकास के अंतर्गत ही हम इसको मापने का प्रयास करेंगे, यानी आर्थिक विकास के क्या मापक रहे हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। जैसे कि पहला है आपका आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कैसा रहा है, भौतिक गुणवत्ता। फिर हम देखेंगे कि क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर आर्थिक विकास को मापने का प्रयास करेंगे। इसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आ जाता है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। अब ये मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, इसके अंतर्गत किन किन पैरामीटर्स को रखा गया है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। इसी के अंतर्गत ही हम कुछ लिंग असमानता सूचकांक देखेंगे। लिंग असमानता सूचकांक ये क्या होता है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। अब जब हम आर्थिक विकास का मापक कर लेंगे तो हम देखेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत कुछ आर्थिक क्रियाओं को देखेंगे, कुछ अनार्थिक क्रियाओं को देखेंगे। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या देखेंगे हम, पूंजी निर्माण के माध्यम से आर्थिक विकास। ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात के माध्यम से। ठीक है, फिर हम देखेंगे तकनीकी एवं नवाचार के माध्यम से। उसके बाद हम देखेंगे कि अनार्थिक जो क्रियाएं हैं, अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम सामाजिक घटकों की बात करेंगे। फिर हम कुछ राजनीतिक घटकों की बात करेंगे। फिर हम धार्मिक घटकों की बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर। हालिया एग्जाम्पल ले लें तो इस समय हमारे देश में महाकुंभ चल रहा है और सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस इस महाकुंभ पर है, क्योंकि ये धार्मिक क्रियाएं जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमने देखा था कि यूपी बजट में लगभग 7,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है
और एक टारगेट लेकर चला गया है कि 45 करोड़ लोग लगभग इस महाकुंभ में स्नान करने आएंगे, जिससे हमें कम से कम नहीं तो 45,000 करोड़ की आमदनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो धार्मिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। हालिया गवर्नमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फोकस इनका धार्मिक क्रियाकलापों पर रहा, चाहे वो अयोध्या रहा हो, चाहे काशी रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हमें यहाँ के माध्यम से होता है। रोज़गार की बात कर लें या फिर व्यापार व्यवसाय की बात कर लें, तो इन सारी क्रियाओं के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में पहुँचती है। ठीक है, यहाँ तक बात करने के बाद तो कुछ चीज़ें और देखेंगे कि जैसे हरित लेखांकन क्या होता है। हरित लेखांकन क्या होता है, ग्रीन वित्त किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के उपरांत हम क्या करेंगे कि आर्थिक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास की अवस्थाएं, तो आर्थिक विकास की अवस्थाओं को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम परंपरावादी अवस्थाएं देखेंगे। परंपरावादी अवस्थाएं, फिर हम देखेंगे आत्म स्फूर्ति पूर्व की अवस्था। ठीक है, उसके बाद आत्म स्फूर्ति की अवस्था की बात करेंगे। देखिए, आत्मस्फूर्ति पूर्व क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं प्राइमरी लेवल पर, उसके बाद वो चीज़ें लूप में आ जाती हैं और उस लूप में आने के बाद वो ऑटोमेटिकली रन करने लग जाती हैं। तो आत्मस्फूर्तिपूर्ण और आत्मस्फूर्ति की अवस्थाओं में आर्थिक विकास कैसा होता है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि परिपक्वता की अवस्था में आर्थिक विकास कैसा होता है। उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर बात करेंगे कि अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। अधिकाधिक उपभोग की अवस्था, ठीक है, इसमें आर्थिक विकास कैसा होता है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद हम कुछ और भी चीज़ें देखने के प्रयास करेंगे, एक जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लेवल पे। जैसे कि आर्थिक विकास की प्रणालियाँ कौन सी हैं, तो हम प्रणालियों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी प्रणाली है, जैसे पूंजीवादी प्रणाली, दूसरा केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली, तीसरा है आपका मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली, चूंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है भारत की इकोनॉमी में, ये भी हम जानने का इसके माध्यम से प्रयास करेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा जो कंटेंट है इसी के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे कि प्राचीन अर्थव्यवस्था हमारी कैसी रही है, स्वतंत्रता पूर्व हमारी स्थितियां कैसी रही अर्थव्यवस्था की, जिसमें अंग्रेजों के शासनकाल में क्या कृषिगत प्रणाली अपनाई गई और उसका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम अंग्रेजों के समय में विदेशी व्यापार कैसा था, व्यवसाय की संरचना कैसी थी, चरणांकी परिस्थितियां कैसी थी, औद्योगिकरण कैसा था, इन सारी चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, और फिर आर्थिक विकास का मापन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम क्या होता है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या होती है, क्रय शक्ति क्षमता विधि क्या होती है, और मानव विकास सूचकांक कैसा होता है।
ठीक है। इसी के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे लिंग असमानता सूचकांक क्या होता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, हरित लेखांकन कैसे होता है, ग्रीन वित्त क्या कहलाता है। इन सारी चीज़ों को हम एक सिरे से देखने का प्रयास करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो डिस्कशन करना है, ये सब की सब आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। बहुत अच्छे से इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, आप कॉन्सेप्ट के बिना उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर तुक्का दोनों सही, ए सही बी सही करते रह जाएंगे और वो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें हम कुछ आर्थिक घटकों की बात करेंगे, कुछ अनार्थिक घटकों की बात करेंगे। आर्थिक घटक में हम पूंजी निर्माण के माध्यम से आर्थिक विकास कैसे प्रभावित होता है, पूंजी उत्पाद अनुपात के माध्यम से कैसे होता है, तकनीकी नवाचार के विकास से आर्थिक विकास का पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम आर्थिक घटकों में हम देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक घटकों के माध्यम से हमारा आर्थिक विकास कैसे प्रभावित होता है। अब आर्थिक विकास की अवस्थाओं के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम देखेंगे कि परंपरावादी अवस्थाएं कैसी रही हैं, आत्मस्फूर्ति पूर्व की अवस्था कैसी रही है, आत्मस्फूर्ति की अवस्था कैसी रही है, परिपक्वता की अवस्था कैसी रही है। ठीक है। फिर कुछ हम प्रणालियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पूंजीवादी प्रणाली कैसी है, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली कैसी है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली कैसी है। तो इस चैप्टर में इतना ही है जो आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, जहाँ पर हमने आपको ये बताया कि हम आने वाले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़िए और बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सरलीकरण करके पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब कॉन्सेप्ट की डिमांड ज़्यादा हो चुकी है और उसी के आधार पर आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना होगा। थैंक यू वेरी मच।